अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज सरबराही इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की पीडीएम में वापसी और हुकूमत के खिलाफ आगे के लाहे अमल पर जो है वो बात होनी मुतवक्के थी। इस इजलास के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को पीडीएम जमातें मुस्तरद करती हैं, ये प्री पोल धांधली के मुतरादिफ होगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ जलसों और अवामी राब्तों का ऐलान भी कर दिया। 4 जुलाई को सवात में पहला जलसा होगा, जबकि 14 अगस्त को इस्लामाबाद में भी मुजाहरे का ऐलान कर दिया गया। पीडीएम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और अवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुजाहरा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया गया है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। लेकिन इस इजलास के हवाले से जो सबसे अहम सवाल था, जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया, वो पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी के बारे में था। मीडिया की भी नजरें थी कि क्या फैसला होता है। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इजलास में बात ही नहीं हुई। अगर ये जमातें रुजू करना चाहें तो उनके पास वक्त है। तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मजीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। अब इस इजलास के बाद 2 अहम मामलात हैं। क्या पीडीएम के जलसों का जो ऐलान हुआ है इससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? ये जो महाज है ये पार्लियामान के बाहर होगा और हुकूमत इससे पहले भी निमट चुकी है। लेकिन दूसरा महाज जो अहम है वो इंतखाबी इस्लाहात और खास तौर पर बजट के हवाले से है। ये पार्लियामान के अंदर होगा। शहबाज शरीफ अपनी जमानत पर रिहाई के बाद गैर मामूली तौर पर मुतहरिक हो गए। पहले तो उनका इरादा इलाज के लिए बाहर जाने का था, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि यह फैसला ठहर गया है। वो पार्टी के अंदर भी बयानिए में तब्दीली लाने की ये इतलात हैं कि वो ख़्वाह हैं। दूसरी तरफ वो हुकूमत के बजट को रोकने के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा भी करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वो रोकना चाहते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को इशारा भी दिया था। क्या शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत के लिए पार्लियामान के अंदर को मुश्किल पैदा कर सकते हैं? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तो यह कहना है कि शहबाज शरीफ पहले मुस्लिम लीग नून को यकजा कर लें। क्या पीडीएम जमातों के जलसों का ऐलान और पार्लियामान के अंदर जो महाज है वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाक के वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो स्टूडियो में आ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा आपके वक्त का। और मायजा हमीद साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मायजा साहबा आपके वक्त का। मैं ज़रा फ़ारूक साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये आज पीडीएम ने जो ऐलानात किए हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये पहले ज़रा जलसों में कर लेते हैं। पार्लियामान के जो बाहर इन्होंने ऐलान किया, फिर बजट और फिर जो अंदर की बातें इंतखाबी इस्लाहात वाला उस पर भी करेंगे। ये जलसों का जो ऐलान है ये बजट के फौरन बाद जो है वो होंगे, जुलाई में इनका आगाज हो जाएगा। को फर्क पड़ेगा आपको लगता है हुकूमत को? जी फारूक भाई, आपको आवाज आ रही है? जी फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है फरूक की तरफ अभी जाते हैं, लेकिन माहिदा हमीद साहब मैं आपसे फिर शुरू कर लेते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं, पहले भी जलसे किए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जलसे किए और यूनाइटेड अपोजिशन ने किए और जलसों से जो है अवाम मुतहरिक हुई और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है वोट को इज्जत दो, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा। और आपको इसका रिजल्ट आपको पता है कि 9 में से जो 8 इलेक्शन है उसमें जो है पीडीएम का जो जीत है इसकी साफ गवाही देती है कि पीडीएम जो है एक सक्सेसफुल तहरीक थी। अच्छा। और हुकूमत को टफ टाइम जो दिया। सक्सेस आप कह रहे हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में जो इंतखाबात भी थे और अवाम के अंदर जो बार बार कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन बोल नहीं रही, ऑपोजिशन जो है खामोश है, उसको ये भी इस बात की भी तकवीत मिली कि लोगों की जो आवाज़ में लाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लाकानूनियत बढ़ रही है और जो वोट को जो इज्जत नहीं मिल रही, जिस तरह आपने डस्का के इलेक्शन में देखा आरोज ने जिस तरह किया और उसकी रिएक्शन में कमीशन ने जिस तरह उसको दोबारा इलेक्शन कराया, बड़ा अच्छा जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम की बहुत बड़ी सक्सेस है। पहले हमें जब पीडीएम की जमातें तो उस वक्त तो हुकूमत जाने की तारीखें भी दी, अरे बड़ा वाज़ेह मकसद था, वो ये था कि हुकूमत को घर भेजा जाए। लेकिन अब ये जो जलसे हैं ये इनका मकसद क्या होगा, ये किस लिए होंगे? देखिए इवेंचुअली यस हमारा यही मकसद था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने जो बाप पार्टी से वोट लिए उसकी वजह से जो है पीडीएम में थोड़ी जो हो गई अपसेट हो गया। लेकिन जो जलसे जुलूस हैं वो हम इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि जो अभी जो सिचुएशन है बजट की, अच्छा। और जो ये कह रहे हैं कि 4.9% ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं लगती, जिस तरह की एक के फिगर ये माशी पॉलिसियों के माशी पॉलिसी के बारे में। और बजट जो है वो अराउंड द कॉर्नर है और बजट में अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। और ये जो महंगाई खान है इसने जो है महंगाई से लोगों की जो है वो कमर तोड़ दी है, इसलिए जो है अवाम चाहती है कि ऑपोजिशन उनके लिए आवाज उठाए। चले मैं आई विल कम बैक टू दैट, ये महंगाई वाला जो मामला है। मगर फरूक हबीब साहब आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा फरूक भाई, ये जलसे पहले भी हुए हैं, एक मरतबा फिर जलसों का ऐलान कर दिया है आज जो पीडीएम में जो जमातें हैं, और कोई आपको लगता है वैसे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए पहली बात वैसे फारूक भाई से एक सवाल में पहले पूछ लें, ये जुल्फी बुखारी साहब कहाँ चले गए? अच्छा चले वो भी पूछ लीजिएगा, पहले सडनली चले गए ना, आज की खबर है। अच्छा चले जरा जलसों वाली पहले वो बात का जवाब दे दें। पहले मेरा एक बुनियादी सवाल है इसके साथ। मसला ये है कि आर और पार वाले पहले सवार हो चुके हैं, अब ये अपनी हजीमत मटाना चाहते हैं। अब हजीमत मटाने के लिए इनको जलसे जुलूस याद आ गए हैं। पहला मामला ये है, इनसे ये सवाल पूछें कि क्या मुल्क के अंदर कोविड की तीसरी लहर का खात्मा हो चुका है? लोग तावन कर रहे हैं, कौम तावन कर रही है। कोविड के दौरान लोगों ने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाबंदियों का सामना किया, लोगों ने SOP के ऊपर अमल दरामद किया, कोविड ना हमारे मुल्क में फैले, लोगों की अमवात ना हो। हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उसके ऊपर बोझ ना है। लेकिन इस दौरान इस किस्म के जो इज्तिमात के ऊपर पाबंदी है, जलसे जुलूसों के ऐलानात करना, ये मुजरमाना अमल होगा। सीधी सी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको तीसरा मामला ये है कि अगर आज आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े बेचैन नजर आए, अगर आप दिखा सकें, बड़े इस्तराब के अंदर नजर आए। और फजल रहमान के साथ खड़े होके एक जमात, जिस जमात के 80 मेंबरान हैं कौमी असम्बली में, और फजल रहमान जो खुद अपनी सीट हार चुके हैं, उनके साथ खड़े होकर खड़े होना उनका अपना मुझे लगता है कद छोटा हुआ। और एक और मामला है कि क्या जो पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस दिया गया था, क्या उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो है वो माफी मांग ली है, या फजल रहमान और मरियम ने पीपल्स पार्टी से माफी मांग ली है? इसका भी जवाब जो है वो फजल रहमान साहब ने नहीं दिया। अच्छा, आज उन्होंने कहा कि उस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं वो उसके बाद देखिए, उसके बाद ये मेरा ख्याल है गालिबन ये सवाल के मरीम नवाज से भी पूछा गया, वो कुछ हमने जो है वो ऐसी खबर, उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ है उसको और पीडीएम की सियासत को इकट्ठा करके ना देखा जाए, पार्लियामान के अंदर हिकमत अमली बन सकती है बजट के हवाले से।
नहीं, देखें बात यह है कि ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं होता। फिर ये है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है तो अच्छी बात है, अगर इन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब हमला तो हमें तो ये देखना चाहिए कि ये हम तो कहते हैं कि ये तो 11 जमातें 11 कहानियाँ 11 अफसाने थे, एक दूसरे को सुनाते रहे बैठ के, उससे जो है वो अवाम का लेना देना नहीं है। ये रिजेक्ट हुए हैं। अवाम ने पहले भी इनका साथ नहीं दिया, या ना इनके इस्तीफे आए, इस्तीफों की तारीखें आती नहीं, इस्तीफे नहीं आए, अदम एतमाद की तारीखें आती नहीं, अदम एतमाद नहीं आया। लॉन्ग मार्च वाले जो है वो शॉर्ट मार्च करके अपने घरों के अंदर जाके बंद हो गए थे। आज जो है वो दोबारा वापस निकले हैं, तो मुझे लगता है कि फजल रहमान साहब को जो है वो कोई नया इजी लोड मिल गया होगा जिससे वो बाहर आ गए हैं। लेकिन जब मुल्क तरक्की करने लगता है, आपको ये लगता है ये वापस ये जमातें जो है वो उसी जगह पर आ गई। लेकिन अच्छा, मुझे 1 मिनट दे फरूख भाई। ये नाज बलोच साहब, ये आज मीडिया तो यही पूछ रहा था कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी के हवाले से बात होगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो कहा कि मतलब हमने तो इस पर बात ही नहीं जो की। तो पहले कि बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट तो नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं ये जो पीडीएम की जमातें, जलसों का ऐलान, इस सारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, या तो पीडीएम की कोई ऐसी एक चीज़ या कोई ऐसी हिकमत अमली बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ अभी सामने आएगी होती ये हालिया जो मीटिंग्स हैं इसके बाद, तो फिर तो हम लेफ्ट आउट फील शायद कर भी सकते थे। बट उसका आउटकम जो है वो क्या निकल रहा है आपके सामने है। एक तरफ का ऐलान किया उन्होंने, कहा सवात में जलसा करेंगे 14 अगस्त को इस्लामाबाद में। नेवर द एजेंडा ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पीडीएम के अंदर हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो रेजिग्नेशन पे उनका मामला अड़ा हुआ था ना, वो तो रेजिग्नेशंस की बात कर रहे थे। तो या तो ये होना चाहिए था कि वो रेजिग्नेशंस अपने दे देते, जमा करा देते। ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी से एतराज है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, हम पार्लियामेंट में जो है आवाज उठाने की बात कर रहे थे, हम एक नाकाम हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसीज के ऊपर अपना मौसर किरदार अदा करना चाह रहे थे, और हम मरहलावार प्रोसीजर्स के तहत जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। लेकिन जो जोर दिया गया एब्रप्टली कि जनाब पहले इस्तीफे होंगे फिर कोई बात होगी, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि इस्तीफे तो अब तक आ जाने चाहिए थे। आप ये कह रही हैं आज के इजलास में इस्तीफे आने चाहिए थे? नहीं, तो देखें ना, बात ये कि अगर पीपल्स जलसों के ऐलान ये पीडीएम का इजलास इस वजह से था कि आपने ये तय करना है कि अब हुकूमत के खिलाफ आगे कहाँ जाना है। उन्होंने आज फैसला किया कि अब जलसे करने, तो चले ठीक है। आपका ये कहना है कि आज इस्तीफे आने चाहिए। पीडीएम की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी। ही इज द वन जिन्होंने पार्लियामेंट को अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए एक फोरम तजवीज दिया और उसको बनाया। लेकिन बात यह है कि आगे से फिर सोचों का जो फर्क है, और डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, उनका अपने पॉलिसीज होती है, उनकी तर्जे अपनी उनकी एक तारीख है सियासी, उसके मद्देनजर रखते हुए वो अपने फैसले करने का हर कोई इख्तियार रखता है ना। हम ताबेदार हैं पीएमएलएन के या उन जमातों के जो पीपल्स पार्टी को अगर डंडे के जोर पे कहें कि जी हमने शो कॉज मांगा है तो आप तड़ी लगा के शो कॉज देंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट फर्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, जिसने आईने पाकिस्तान दिया उस पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप इस तरह कहेंगे कि शो कॉज नोटिस देने की बातें करेंगे, ये मजाकुन बातें हैं। इनको मैं समझती हूँ इससे अगलों की जो सोच है उसके ऊपर हमें अफसोस होता है कि एक गैर सियासी सोच और एक इमेच्योर सोच तो ये का ओपोजिशन का आज का जो इजलास है, आज का जो इजलास है वो इस वजह से था। माइजा अमीर साहब, अब देखिए दोनों फरूख और नाज बलोच साहब दोनों का नुक्ता यही है कि ये तो आप पहले भी करके देख चुके हैं जलसों वाला जो मामला है, तो फिर आगे का रास्ता आपने फिर वही चुन लिया जिससे आप पहले गुजर चुके हैं। देखिए, दो चीज़ें हमने डिफाइन की हैं बड़ी, और मरीम नवाज साहिबा ने क्लियरली डिफाइन भी कर दी हैं कि एक तो अपोजिशन लीडर का कायदे इस पे इख्तलाफ का रोल है, जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में हैं, अपोजिशन में हैं, वो जो हैं वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगी अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब। दूसरा जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमने मुतय्यन किया है, वो ये है कि हम लोग जलसे जुलूस करेंगे, आवाम को मुतहरक करेंगे, क्योंकि आवाम ना घरों में बैठना नहीं चाहती जिस तरह के हालात हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं। अब देखे ना, करप्शन का जो हाल है आपके सामने है, लाकानूनियत का हाल है आपके सामने। अभी मैंने पीडीएम का और आपने पीडीएम का नाम ही लिया है तो फरूख हबीब साहब ने बड़ा फौरन कह दिया कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है। तो उससे साहब देखिए, मगर बात अब देखिए, आप तीनों पार्लियामेंटेरियन, आप
आपको पता है पार्लियामान के अंदर गुजारिश मेरा सवाल मुझे खत्म तो कर लेना, खालिस्तान सियासी सवाल को आप साथ जोड़ दीजिएगा। मतलब क्या ये हो सकता है कि आप पार्लियामान के बाहर तो एक दूसरे के साथ आपकी टसल चल रही हो, एक दूसरे के हवाले से आप बयानात भी दें, लेकिन पार्लियामान के अंदर आप शहबाज शरीफ साहब को टास्क दे दें अपोजिशन लीडर को कि वो सारी जमातों को इकट्ठे करें और वो पार्लियामान के अंदर इकट्ठा नहीं? तो हमने कतई कब कहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं? नहीं, मतलब ये देखें एक टेंशन तो है ना पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है इवेंचुअली खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमने तो अभी भी कहा है कि क्लियरली कि आके पीडीएम में जो है क्लैरिफाई करे। डिक्टेशन वाली बात पता नहीं क्यों बार बार की जा रही है और क्या सियासी मकसद है इसके पीछे की डिक्टेशन हम मांग रहे हैं, और वो भी पीएमएलएन को टारगेट किया जा रहा है। पीडीएम में कोई 10-9 पार्टियां तो है ना, तो आप सिर्फ पीएमएलएन का क्यों दे रहे हैं? बड़ी पार्टी तो आप है, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है। बात सबसे बड़े अब देखिए जो डैमेज किया था पीडीएम को, जो आपको भी पता है कि पीएमएलएन तो साथ चलने वाली पार्टी है, पीएमएलएन ने जो है यूसुफ रजा गिलानी को पूरे के पूरे वोट देके जिताया। हमारी पीडीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो ये थी, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हमें ऑन बोर्ड लेते और फिर जो है ये अपना जो है ऑपोजिशन लीडर बना लेते। हमने तो कहा हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। अब उसमें ये कह दें ये डिक्टेशन है या हम शहबाज साहब की बात सुनेंगे और मरियम साहिबा की बात नहीं सुनेंगे, तो ये बातें जो है ना ये अच्छी नहीं लगती उस पार्टी से जिनकी जो हेड ऑफ द पार्टी वाज फीमेल हरसेल्फ। अब दूसरी बात मैं एक और तरफ जाऊंगी। देखिए अभी खैरुख हबीब साहब ने कहा कि कोविड फैल रहा है, पीडीएम की बात अभी शुरू हुई है, पीडीएम में ऐलान हुआ है, मतलब ये। और फिर दूसरा इन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन में लड़ाई पड़ गई, पीएलएन में लड़ाई पड़ गई, उसके अंदर जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा अलहदा हो गई, शहबाज शरीफ साहब अलहदा हो गए, बयानात अलहदा हो गए, आपस में पता नहीं क्या हो गया। और आप आज देख रहे थे कि आपके सामने था, और हमेशा की तरह मरियम नवाज साहिबा जो है शहबाज साहब के साथ खड़ी। पीडीएम आप समझ रही हैं अभी भी रेलेवेंट है? फारूक से पूछ लूं ये वाला। फारूक के पास जाने से पहले मैंने आपसे एक पहले सवाल किया था कि इनके तो जो झूठ है वो और जो इनका जो डर है पीडीएम से और पीएमएलएन से वो तो सामने आ रहा है, लेकिन आपने उनसे एक सवाल नहीं पूछा कि आज जुल्फी बुखारी साहब कहां गए। वो फारूक साहब आपने सवाल सुन लिया है, इसका जवाब दीजिएगा, बट पहले मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि माइजा ने जो बात की कि जी इनकी अपनी पार्टी की खातून प्राइम मिनिस्टर रही हैं और वो खातून को, इट्स नॉट मैटर ऑफ वुमेन फैक्टर, ये खातून होने की बात नहीं है। वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वुमेन फ्रॉम ऑल द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, चाहे पीटीआई की खवातीन हो चाहे नून लीग की खवातीन हो, हमारी नजर में सबकी इज्जत है। और बीइंग अ वुमेन मैं समझती हूँ अगर हम खुद ही औरतों के लिए बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे बात चलेगी। तो ये वुमेन फैक्टर की बात ही बात है कि पीएमएलएन के अंदर दो मुख्तलिफ नजरिए नजर आ रहे हैं, एक वो है जो मरियम साहिबा कह रही है, एक वो है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो हम उस कंफ्यूजन को लेकर बात करें, ये नहीं कह रहे कि मरियम साहिबा खातून है तो इसलिए उनकी बात हमने नहीं सुननी, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। तमाम खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो एमएनए हो चाहे पार्टी की लीडरशिप हो। फारूक हबीब साहब ये जरा पीडीएम रेलेवेंट है या नहीं है, ये जरा आप इस पर जो है वो जवाब दीजिएगा। और जो माइजा साहब ने सवाल पूछा, मगर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक आकर पूछते। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पीडीएम का इजलास, आगे के लाएमल का ऐलान, और ये जो पीडीएम आगे करने जा रही है, क्या इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा? फारूक हबीब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए सवाल था, एक तो पीडीएम की रेलिवेंसी के हवाले से था, क्या अभी आप पीडीएम को रेलिवेंट समझते हैं? देखिए बात यह है कि रेलिवेंस तो इन्होंने अपनी खुद खत्म कर दी। अब आप ये देखें कि ना सिर्फ इन्होंने एक दूसरे को शो काज इश्यूज जारी किए, नोटिस जारी किए, बल्कि ये एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कहते रहे। वो एक दूसरे को सिलेक्टेड इन्होंने कहना शुरू कर दिया और एक दूसरे के ऊपर जो है वो शक करना शुरू कर दिया। उस हवाले से बयानात जो हैं वो नीचे से नहीं आ रहे थे, बल्कि मरियम और बिलावल खुद एक दूसरे के बारे में बयानात देख रहे थे। जो मुझे आज जो सबसे कंफ्यूज चीज नजर आई है रहमान, किसी को कोई क्लियर कट मैसेज नहीं गया, बल्कि ये लग रहा है कि एक तरफ जो है वो पीडीएम कह रही है कि हम पार्लियामान के अंदर जो है वो अपनी सियासत करेंगे और पार्लियामान के अंदर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब जो है वो पीडीएम जो है वो जल्द से जुलूस भी खेलना चाह रहे हैं। तो मामला तो समझ से बालातर है। और जुलूसों का और जलसों का जो राउंड था वो आपको याद होगा, वो राउंड तो मुकम्मल हो चुका था। अब तो इन्होंने फैसला कुन राउंड खेलना था ना।
तो आज तो इनको चाहिए था कि ये इस्तीफे जो है वो अपनी कहते जनाब ये हमारे इस्तीफे हैं, ये इस्तीफे हमारे आ गए। अब ये फिर इन्होंने जलसों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। यानी शहबाज शरीफ जो है वो लेकिन अब तो वो पार्लियामान के अंदर आपको टफ टाइम देने का, आज फरूक हबीब साहब आज ये भी फैसला हुआ है कि पार्लियामान के अंदर आपको टफ टाइम देना है। नंबर 1 इंतखाबी इस्लाहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग है। दूसरा उन्होंने कहा अफगानिस्तान के मामले पर जो है वो आप इजलास बुलाएं। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट इजलास है, बजट में हुकूमत को डिफीट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया है उन्होंने। देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को तो टास्क दे दिया, ये तो पार्लियामान के अंदर जो है वो रहना ही नहीं चाहते थे ना। पहला बुनियादी सवाल तो ये यहाँ से शुरू करते हैं ना बात को। ये तो पार्लियामान से बाहर आ चुके हुए थे, ये तो पार्लियामान से बाहर आ चुके थे। ये तो पार्लियामान के अंदर जिद्दोजहद ही नहीं करना चाह रहे थे। ये तो पार्लियामान को जाली पार्लियामान कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं, अब ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। कोई बेचैनी है इनको, कोई इस्तराब है, क्या है इनको। और दूसरा बात ये है कि चले ये अफगानिस्तान की बात करते हैं, उसके ऊपर हम जल्द ब्रीफिंग दे देंगे इनको। जहां पर एयरबेस के हवाले से बात है वो शाह महमूद साहब पहले बात कर चुके हैं, उसके ऊपर भी हम इनको बता देंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं जी कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, दूसरी तरफ उसी धांधली ज़्यादा सिस्टम चले लेट्स जस्ट पिक दीज इश्यूज वन बाय वन। आपने 2 रिस्पॉन्ड कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जरा मैं बचा के रखता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है आई थिंक उनका जो सवाल जो आपसे भी अब सवाल आ गया, जो हमने किया उसका जवाब मिला नहीं। आप उनसे पूछ लें। जी फारूक साहब, वो कह रहे पहले हमारे सवाल का आप ही सवाल कर देना। देखें आवाज नहीं आ रही। जी फारूक साहब, फारूक भाई आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये सवाल अभी मेरे को पूछ रही थी उसका जवाब वो खुद अपने ट्विटर पे ट्वीट के जरिए जो है वो दे चुके हुए हैं। लेकिन जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। क्या जवाब दिया बता देना, मुझे तो नहीं पता। सुन लेना, वो आप ट्विटर खोले पता कर ले। लेकिन मुझे मेरा भी एक सवाल है ना, मासूमाना सवाल है कि बहू जी वापस कब आएंगे। आप हमें जवाब दे देना। जुल्फी बुखारी साहब कहाँ गए? हम तो सादा सा सवाल पूछे, ट्विटर खोलेंगे अभी। क्यों नहीं वापस आ रहे? भाई भी कब वापस आएंगे? उनको भी तो लेकर आए ना वापस। अच्छा ये खैर मतलब वो गए जाने और वापसी की बातें लेट्स जस्ट कम बैक टू चले गए ना। लेट्स जस्ट कम बैक टू द डिबेट। माइजा साहब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आप मेरी बात सुने, वी विल कम बैक टू द डिबेट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग रिंग रोड स्कैंडल पे, चीनी चोरी पे, आटा चोरी पे इतने दिनों से बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रिंग रोड स्कैंडल में वो कह रहे थे कि मेरा नाम ECL पे डाल दें और वो उस अपने ओहदे से जो है वो हट भी गए। तो फिर वो कैसे चले गए? शहबाज शरीफ साहब को तो इन्होंने बड़ी जल्दी रोका था। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में जा रहे थे, हालांकि वो कैंसर पेशेंट है। हम इस चीज को कैसे लेट गो करें? उनका जवाब दें। ठीक है, अब जरा इस पर आए। जो वहां से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या अब जो पार्लियामान छोड़ने वाला मामला था, क्या वो मामला अब खत्म समझा जाए? क्योंकि अब ये जहां पर इंतखाबी इस्लाहात की बात आती है, बजट को डिफीट करने की या बजट के हवाले से बात आती है, तो ये अब स्ट्रेटेजी अब चेंज हो गई है PMLN की। देखिए PMLN की स्ट्रैटेजी डे 1 से यही थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अब देखें पीपल्स पार्टी तो हिस्सा नहीं रही, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अब जो है हम ऑब्वियसली वो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, वो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को टफ टाइम अभी नहीं देंगे तो कब देंगे? मुझे बताएं कि 17% महंगाई हो जाए, दवाई अद्वियात की कीमत आज जो है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की कीमत आज की ये हेडलाइन है कि 17%, और जो है चीनी माफिया जो है वो उसको माफिया मिलती जा रही हैं। और जो अभी रिंग रोड का स्कैंडल है, वो जो है लोग मरकजी जो किरदार हैं वो ECL के उनका नाम होना था, वो भाग गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग ऑपोजिशन में अपनी आवाज ही ना उठाएं। अच्छा। और बजट में जो इन्होंने 4.8 या 4.9 की मैंने आपको कहा GDP ग्रोथ बताई है, इसको सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल IMF इंक्लूडिंग वो कह रहे हैं कि इस खित्ते में सबसे थोड़ी जो आय होनी है GDP ग्रोथ वो पाकिस्तान की होनी है। और जो कोविड में इन्होंने जो खुर्द-बुर्द किया, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की, उसके बारे में बताना। हम इन चीजों को कैसे लेट गो करते हैं, आप मुझे बता दें। अच्छा, ये पार्लियामान के अंदर जो ये महाज हुकूमत के खिलाफ ये जो बनाना चाह रहे हैं,
वहां पर आप इनका साथ देंगे? क्योंकि ये तो वो टर्फ है जिस पर आप इनको कहते थे कि आए यहाँ पर पार्लियामान के अंदर जो है वो मिलकर हिकमत अमली बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर जब अपोजिशन मुत्तहिद होती है तभी हुकूमत की गलतियों के ऊपर, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के ऊपर और हुकूमत के हर उस गलत फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी होता है और हुकूमत को दुरुस्त रास्ते में लाने के लिए जो है कोशिशें भी की जाती हैं। आए दिन आप देखें पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बुलडोज किया जाता है, जिस तरीके से लेजिस्लेशन हो रही है, जिस तरह ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लेकर आ रही है और जो तरीकेकार इन्होंने अपनाया हुआ है, ये एक वन मैन शो और डिक्टेटोरियल रवैया अपनाया है इस हुकूमत ने। इसमें अगर ऑपोजिशन जितनी डिवाइडेड होगी डेफिनेटली उसका फायदा हुकूमत ही उठाएगी। हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए, मेरा सवाल वही था कि क्या पार्लियामान, क्या ये दोनों चीजों को अलग अलग करके देखा जा सकता है कि वहां पर पीडीएम आप इस वक्त मुल्की हालात अगर देख लें, मैं आपको रफली बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट, आप बिजली के बिल देख लें, गैस के लोगों के बिल देखें, चीनी के रेट देखें, आटे के रेट देखें, गंदम, हर चीज के ऊपर आप आ जाएं बात करें। इवन सो मच सो कि खाद यूरिया 2500 की बोरी 5000 रुपए की हो गई। ये किसान की इन्होंने कमर तोड़ के रखी है। पानी नहीं है इस वक्त। सबसे बड़ा सिंध का मसला जो है, सिंध को 37% उसके शेयर से कम पानी दिया जा रहा है। पूरा कराची, पूरा हैदराबाद, पूरा जो रीजन है जो कराची सदर्न सिंध का, वो सब ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है हम इल्तिजा करें इस हुकूमत के साथ कि खुदारा अपने फैसलों को गौर करें और जो एक्ट है, वाटर एक्ट है, वाटर अकॉर्ड है, उसके मुताबिक आप फैसले करें। तो बात यह कि इस हुकूमत का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पार्लियामान के अंदर इट्स यस, पार्लियामान के अंदर जो है वो ये बात तो मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन को सोचनी चाहिए कि ये एक तरफ अगर पीडीएम में इस किस्म के शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो कुछ और स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी अलग एंगल में वो बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो एक डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। तो एक कंफ्यूजन जो है वो एक पेज पे तो पीएमएलएन नहीं है। पीएमएलएन को इस वक्त एक पेज के ऊपर, इस वक्त इनको एक पेज पे होना चाहिए और इनको तय करना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी वांट। ईदर यू वांट अ स्ट्रांग ऑपोजिशन या आप एक डिवाइडेड ऑपोजिशन करके आप जो है उसके अंदर डिक्टेशंस अगर आप देते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम खुद एक तजुर्बेकार पॉलिटिकल पार्टी है और हम समझते हैं कि ऐसी हुकूमत जिसने अवाम की जो हालत बुरी करके रखी है, आप जीडीपी उठा के देख लें और फिगर फर्जिंग आप देख लें, जितनी स्टेट बैंक्स की रिपोर्ट आ रही है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट आ रही है, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इनकी रिपोर्ट्स के साथ। तो फिर ऐसे में मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन बजाय इसके आपस में ब्रेक के बाद आता हूँ माइजा साहब, तो ये जरा कुछ आता है, इनका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि जो पार्लियामान के अंदर का महाज है उसके ऊपर जो है वो फिर क्या ये जमातें, क्या अपोजिशन उसके ऊपर इकट्ठी हो सकती है। माइजा मीर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को अब टास्क तो मिला बजट के हवाले से, बट क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट है कि ये पीपल्स पार्टी भी साथ आ जाएगी और ये बजट में जो है वो हुकूमत का रास्ता किसी तरह से रोका जा सकता है? शहबाज शरीफ साहब जो है, जो भी उनको टास्क दिया जाता है ना, वो टास्क जो है वो ख़त्म करते हैं और वो उसको पाया तक मील तक पहुँचाता है। ये तो आपको पता ही है, पंजाब में आपने देखा ही होगा। दूसरा जो ये डिपेंड पीपल्स पार्टी पे भी करता है कि वो किस तरह कितना कोऑपरेट करती है। और अभी भी जो पीडीएम के जलसे पीडीएम की प्रेसर हुआ है उसमें हमने ये कहा है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये पीपल्स पार्टी पे डिपेंड करता है, वो पीडीएम में शामिल होना चाहती है, वो अपनी अना को आगे रखना चाहती है। दैट डिपेंड्स ऑन पीपल्स पार्टी इंटायरली। लेकिन जो काम हमने ऑपोजिशन का करना है पार्लियामेंट में, वो हमारे लिए कौम की खिदमत है। और आजकल जो पीटीआई ने जो हालात, मैंने फिर दोबारा कहूंगी कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कोविड-19 है, दीगर इश्यूज हैं, इन सब पे जो है हम चुप नहीं रह सकते। ऑपोजिशन को यूनाइटेड फ्रंट लेना पड़ेगा और यूनाइटेड पीएमएलएन की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे मैं आपको एक और बात, मैंने दो बातें फारूक हबीब साहब से भी पूछना चाहूंगी, दोबारा पूछूंगी कि एक तो जुल्फी बुखारी साहब ने कहा था कि मेरा नाम ईसीएल में डाल दें, और दूसरी तरफ जो है उनको आपने 2 दिन छुट्टी मनाने के लिए भेज दिया। तो क्या शहबाज शरीफ साहब का जाना जो है वो मना करना जो है वो सही था? जो जा रहे थे अपनी कैंसर के इलाज के लिए जा रहे थे, विच वॉज मच सीरियस, एंड आई डोंट नो जुल्फी बुखारी साहब आते हैं या नहीं, और ही इज हैविंग फन विद द मीडिया। रिंग रोड का पूरा स्कैंडल जो है उनके इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर जो भी ऑपोजिशन का हमारा जो मोटिव है वो यही है
PMLN का, मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी का भी यही है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है, और मैं समझती हूँ कि ये पहले ही वीक विकेट पे हैं, पहले ही वीक पोजीशन में है। जो जहांगीर तरीन साहब का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है उसमें जो है ये खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनको खुद पता है कि ये एनआरओ नहीं देंगे। बुखारी का बाहर चले जाना और शहबाज शरीफ का रोकना, एक तो ये जो दोनों इनका मवाजना ये आप किस तरह से करते हैं। दूसरा ये जो बजट के हवाले से कि अगर पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाती है, मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज शरीफ इनको इकट्ठा करते हैं, और फिर तरीन साहब के ग्रुप का मामला, आज तो खैर थोड़ा सा वहां पर हालात और खराब हो गए हैं, जो शहजाद अकबर साहब ने एक केस भी जो है वो करा दिया है। तो क्या ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल है बजट इजलास में अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं? देखें, बात यह है कि ये इकट्ठे हों या ना हो, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मामला है कि किसी को जाली अकाउंट्स के केसेस ख़त्म कराने हैं, किसी को जो है वो टीटीओ के केसेस ख़त्म कराने हैं, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करानी है। 3 बार का वज़ीर आला जो है वो कितने शर्म की बात है, उसका भाई 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो और वो कहे कि मैंने इलाज करवाने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं बनाया जहाँ पे जो है उनका पुरानी बातें कर रहे हैं। ये 37 हॉस्पिटल्स बने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में, और अगर वो जाना चाहते हैं अपने उस मुआलिज के पास जो वो कैंसर के मरीज हैं, और वो कैंसर का जो है मुआलिज वही है लंदन में, जब वो जिला बत्ती उन्होंने काटी और वो वहां पे थे। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, बार बार जो बात करते हैं कि अस्पताल नहीं क्लैरिफाई क्या कर रहे हैं, फिर आप क्लैरिफिकेशन ही देती रहेंगे पूरे शो में, मेरे सवालात बहुत हैं। उनसे कैंसर डायग्नोज हुआ और वो कैंसर डायग्नोज हुआ, वो डॉक्टर उस मुआलिज ने उनका इलाज किया, उनसे वो चेकअप कराने दोबारा जा रहे थे, उसको बार बार जो है अस्पतालों के क्यों कंपेयर किया जा रहा है? ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। नहीं, आज नहीं अच्छी नहीं सियासी पॉइंट स्कोरिंग। देखिए, दूसरा मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब के मुल्जिम है। 7 अरब रुपए का उनके ऊपर टीटी रेफरेंस दायर है। नैब के कहने के ऊपर उनका नाम जो है वो रेफरेंस में डाला गया है, और हुकूमत खुद किसी का नाम रेफरेंस में नहीं डालती। थोड़ा सा मेहनत कर लें, ECL का जो है वो कानून पढ़ लें। कोई जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है वो हुकूमत को लिखती है, उसके ऊपर फिर काबीना जो है वो फैसला करती है। जहाँ तक रही बात जुल्फी बुखारी के हवाले से, अभी तक जो है वो किसी तहकीकाती एजेंसी ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। वो खुद अपना बयान जारी किया उन्होंने कि मैं 2 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर आया हूँ, वापस आ जाऊँगा, वापस आ जाएंगे। और मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि वो अस्पताल वो अपने कैंसर के लिए जो है इलाज, और नवाज शरीफ वापस नहीं ना आए। अब बात करने देना माइदा, बात करने दें। नवाज शरीफ साहब को भेजने वाला कौन है? अच्छा चले सुने ना, अब आप तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तो आपने सारे सेट कर दिए ना सब। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, सुन लेते हैं बात मेरे ख्याल है, फिर आप कर लीजिए। आटा माफिया का, सारी माफिया का कुछ नहीं कह रहा, आप तो हौसला कर लें। ट्रैक रिकॉर्ड की बात कैसे कर रहे हैं? उनकी बात सुन लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी फरूख हबीब साहब, चले बात सुन लें। देखें, थोड़ी मेरी बातें जो हैं वो सच कड़वा होता है, कड़वा महसूस जरूर होगा, लेकिन थोड़ा हौसला कर लें, कोई बात नहीं। आप बड़ा अच्छा सुनती हैं, आप सुन भी लें। देखें मामला, देखें बात ये है कि अभी इनको बड़ी फिगर्स का मामला हो रहा था। वही इसहाक डार जो इस मुल्क को कर्जों तले दबी दलदल में फेंक के गए थे, आज वही इकोनॉमिक टर्न अराउंड हमारी हुकूमत ने किया है। 9 अरब डॉलर के हमारे पास 15 दिन के सिर्फ फॉरेन रिजर्व थे जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे। आज आप देखें कि 13% से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। आज आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अभी जो किसानों की बात हो रही थी, रिकॉर्ड किसान की जेब में 1100 अरब रुपया जो है वो इजाफी गया है। शुगर के जो सिर्फ गन्ने का जो किसान है उसकी 22% गन्ने की पैदावार में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि उसको 300 रुपए मन रेट मिला है, वो भी कैश के ऊपर। आज भी रमजान शुगर मिल ने जो है वो सर आप अपने नंबर्स पे स्टैंड करते हैं, लेकिन खानदान की पार्लियामान के अंदर जो नंबर्स हैं फारूक भाई, देखें इकोनॉमिक नंबर्स आप कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंट हैं, मगर पार्लियामान के अंदर नंबर्स भी तो आपको जो है ना बजट के लिए, जो मैंने आपसे बात पूछी थी कि बजट इजी सेल थ्रू होगा या वहां पर आपको कोई मुश्किल नजर आ रही है? नहीं रहमान, बात ये है बजट का कोई मसला नहीं है। बजट जो है वो पास होगा और ये अवाम दोस्त बजट होगा। अभी बात नाज साहिबा यहाँ बैठी थी, ये सिंध के पानी की बात कर रही थी। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो सिंध का महकमा इरिगेशन है उन्होंने किसकी इजाजत से वजीर आला के कहने के ऊपर 330 जो इनके बड़े माफियात हैं जिसमें बिलावल भी शामिल हैं, बख्तावर भी शामिल हैं, 20 जरदारी शामिल हैं, जिनके कहने के ऊपर डायरेक्ट कैनाल के आउटलेट से पानी जो है वो दिया है, वो पानी दिया है।
और वो जो पानी डाउन स्ट्रीम में लोगों को जाना था वो नहीं मिल रहा। पहले तो एक सेकंड पानी जारी होता है, मेरी बात 8,000 क्यूसेक पानी रास्ते में चोरी हो जाता है। आप अपनी मैनेजमेंट तो ठीक करें, बाद में आप जो है वो इंडस वाटर आपका एक ऑर्ड है उसकी आप बात कर लें, उसकी आप बात नहीं करते। आज वहाँ पर किसान अब ये दोनों चीजें आ गई, दोनों चीजें आ गई। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं कर पा रहा, आप वफाक को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, आपके अपने एंड पे भी जो है वो खराबियां हैं। फर्क भाई ये जरा जवाब देना चाह रही हैं, मुझे जवाब देना चाह रही है हुआ है वो ठीक, वो आपने तोड़ा हुआ है, मुझे बात तो करने देना, पानी तोड़ा हुआ है। चले आप चले इनको बोलने दे। पहली बात तो ये है, पहली बात तो मैं इनको ये कह रही हूँ कि 1 मिनट फरूख, आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुन ली। पहली बात ये है कि आपने अभी नाम लिया इस सारी बात के अंदर, 1 मिनट, आपने इसमें बख्तावर भुट्टो का नाम लिया, आपने क्यों उनका नाम लिया? आपके पास क्या शवाहिद और प्रूफ है कि उन्होंने कोई मदाखलत की है और ये पानी के मामले के अंदर? हाउ कैन यू नेम एनीबॉडी विदाउट हैविंग द प्रूफ? आप लोगों की आदत, आप लोगों की ये आदत बहुत गलत है। आप लोगों के नाम ले लेते हैं और जहां पे 1 मिनट, और जहां पे जुल्फी बुखारी के रिंग रोड में नाम आता है उनको ECL में नाम डाले बगैर आप भगा लेते हैं। मैंने आपकी बात पे नहीं बोली फरूख, आप भी मेरी बात हौसले से सुने। अभी आप नसीहत कर रहे थे ना उसको, माइजा को, अब मियां फसीहत ना बने आप भी सुन ले अगले की। अब बात यह है कि आप लोगों के नाम ले लेकर, आप बिलावल भुट्टो, आप बख्तावर भुट्टो, जिनका ना लेना ना देना, उनका नाम आप बीच में डाल के शामिल करके प्रोग्राम के अंदर मलाइन कर रहे हैं। बात यह है कि आपको सिंध के डायनामिक्स का नहीं पता, और आपको यह भी नहीं पता इस वक्त वाटर शॉर्टफॉल जो है वो पूरे पाकिस्तान में पानी का जो शॉर्टफॉल है उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा कम हुआ है वो सिंध का कम हुआ है। तो आपको फैक्ट्स का पता नहीं मेरे भाई। खुद जो मिनिस्टर है सुहेल अनवर सियाल साहब, सिंध के वजीर हैं, वो जाके मुलाकातें करने के एक से जाके वफाक में मिल रहे हैं कि खुदा के वास्ते सिंध का पीने का पानी जो उनका बुनियादी हक है वो उससे महरूम ना करें। और जो 37% कमी की गई है पानी के अंदर, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है, और ये आपके वाटर अकॉर्ड की मुखालिफत करता है। यानी कि जब अगर पानी कम होता है तो हर सूबे में इक्वली उसको जो है वो कम किया जाता है। ये नहीं होता कि एक सूबे का 40% आप कम कर दें, एक का आप 10% कम दे दें, ये नहीं हो सकता। तो बात यह है कि पहले तो आपको डायनामिक्स ही नहीं पता पानी के, और आप डायरेक्टली नाम लेकर, एक तो ये नाम ले लेकर लोगों को शेम करने वाली आदत छोड़ दे मेरे भाई। हमें भी नाम लेना आता है, हमें भी नाम लेना आता है, और बहुत सौ के नाम लेना आता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ना तो ये मेरी तर्ज सियासत है कि मैं लोगों के नाम लेकर जो है उनके ऊपर इल्जामात लगाने के लिए यहाँ बैठ जाऊं, ये तरीका कार गलत है। दूसरी बात यह है कि अभी जो पहले बात हो रही थी, दूसरी बात जो पहले बात हो रही थी, जो हालात की बात हो रही थी, बड़े अच्छे इंडिकेटर्स आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं मेरे भाई 15,000 अरब कर्जा आपने 2.5 साल में कैसे ले लिया? आप कहते थे दूसरे कर्जा ले लेके मुल्क को जो है वो मकरूज कर रहे हैं, आपने 2.5 साल में कोशिश करेंगे कि वापस आए। ये जो बजट सेशन है तो इसके ऊपर दोबारा से आकर जो वो बात करें कि जो ईमान के अंदर जो इंतखाबी इस्लाहत वाला भी ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इशू, वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। जरा उस पर अब अपोजिशन क्यों ताउन नहीं करना चाहती है हुकूमत के साथ, इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। फारूक साहब, क्या अपोजिशन के साथ कोई ताउन हो सकता है? क्या हुकूमत रीच आउट करेगी? ये जो इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला है, अफगानिस्तान वाला इशू है, ये बाकी जिन इशूज का आज जिक्र होता रहा। देखिए, बात यह है कि पहले हमने आपको कहा कि अफगानिस्तान का जो मामला है उसके ऊपर हुकूमत यकीनन पार्लियामान को एतमाद में रखती है। जहाँ तक रही बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो हमने इनको कहा है कि आप लोग जो है वो आगे आए, जो कौमी अहमियत के हामिल इशूज हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ जो है चीजें तब्दील होती हैं। दुनिया के 20 ममालिक के अंदर अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं आप इस्तेमाल होने देते? तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब इनको चाहिए अपोजिशन को कि अब डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ें, अब जो है वो मुस्बत किरदार अदा करें पार्लियामान में अंदर, जो आपके कौमी इशूज हैं उसके ऊपर किरदार अदा करें। बाकी मुल्क की जो मैशियत है वो तो राइट ट्रैक के ऊपर आ चुकी है। आप स्टॉक्स में ही देख लें, 47,000 पॉइंट पर 4 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन देख लें, वो हो गई आपकी 16% टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा हुआ। आप देख लें कि आपकी जो ग्रीन यूरो बॉन्ड्स के अंदर 6 टाइम हाई बिड्स आई हैं वापडा की,
जो कि कोई बगैर टाइम जरा कम है, मैं वेरी क्विकली तो ये बड़ी तादाद के जरा बाकी लोगों से भी जरा कमेंट ले लूं। इसको खुश हो, ये मुल्क के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है। वो कह रहे हैं हम चीजें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कुछ ताउन आप कर सकते हो? क्या अच्छा कर रहे हैं? 17% महंगाई कर दी दवाइयों पे, 11% महंगाई, ओवरऑल इन्फ्लेशन हो गई है। और जो बेरोजगारी है वो ऊपर जा रही है, महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो हमारे साथ जो है बात करनी है तो उन्होंने इक्वल फुटिंग पे करनी है। और ये नहीं करना कि जो है अपने जो है आटा चोरी करते जाएं, चीनी चोरी करते जाएं, दवाइयां चोरी करते जाएं, उनके चोरों को जो एटीएम्स है उनको जो है बाहर के मुल्कों में भेजते जाएं। और फिर कहें जी आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक बहुत बड़ा तनाजा है, उसको जो है वो भी सॉर्ट आउट करना है। सो इस तरह नहीं हो सकता कि वन साइडेड जो है वो ये कोई बात हो सकती है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, ये जो बाकी इश्यूज हैं इनके ऊपर। देखिए बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ताकि उनके सही मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट तक आएँ। और ये जो रोना हर इलेक्शन के बाद होता है, हर दफ़ा जो है धांधली का की आवाज़ उठती है और हर तरफ से उठती है। हुकूमती बेंचेस से जहाँ से वो हारते हैं वो कहते हैं वहाँ धांधली हुई है, अपोजिशन की तरफ से जहाँ पे शिकायत आती है वहाँ ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये प्री पोल रिगिंग होगी। देखिए और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन एक इजलास बुलाए। देखिए पिछली दफा भी आरटीएस का निजाम बैठ गया था, इस दफा भी मैंने इनसे कहा कि जनाब आप जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अगर आप सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो बस ब्रिंग इट इन द कमिटी, आप स्टैंडिंग कमिटी में लेकर आए इस चीज को और एक्सप्लेन तो करें कम से कम कि ये प्रोसीजर कितना एक एक्यूरेसी की कितनी % एक्यूरेसी है और क्या इसको हैक करने के कितने चांसेस हैं और कितना जो है ये प्रोसेस फेयर होगा, कितना ट्रांसपेरेंट होगा। इन चीजों के ऊपर बगैर कोई दूर करने के लिए तैयार होगी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इंतखाबी इस्लाहात वाले जो है जो अपोजिशन के? देखिए इंतखाबी इस्लाहात का बिल तो जो है वो अक्टूबर 2020 का पार्लियामेंट में आ चुका, 3 इजलास पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के हो चुके हैं। उसके अंदर अब इन तमाम चीजों के अंदर अपोजिशन ने अपना किरदार अदा करना है। हमने इनको कहा कि आप ईवीएम्स को देखें तो सही वो काम किस तरीके से कर रही हैं, उनका टेस्ट रन तो चेक करें। पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखें पाकिस्तान में बार्स के इलेक्शन जो है वो ईवीएम के जरिए हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सेगमेंट हैं, एसोसिएशन हैं, उन्होंने अपने इंतखाबात इसके ऊपर करवाना शुरू कर दिए। इसी तरह हम अपने सिस्टम को आगे लेके चलेंगे, लेकिन अगर ये उससे पहले ही उसको मुस्तरद करते फिरेंगे सिर्फ इस वजह से कि इनको वो पहला धांधली ज़दा निज़ाम जो है वो सूट करता है, ये उसी को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो फिर चीज़ें किस तरह आगे बढ़ सकेंगी? फिर हमने तो आगे बढ़ना है, इनका हमेशा ये काम होता है।